नमस्कार, राधे राधे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का जीके प्रहार बैच में स्वागत है। राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा जो जीके प्रहार बैच चल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज ऑल आरपीएससी एग्जाम के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसमें आज तीसरी क्लास होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए 21 से 40 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चनों को कवर किया है, व्याख्या सहित आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इन 20 क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, सुनारी सभ्यता स्थल कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी जो सुनारी सभ्यता है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है बताना है। यानी सुनारी जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर मिला है, सीकर में, जैसलमेर में, जयपुर में या झुंझुनू में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। और आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने सही किए, आपका स्कोर कितना रहा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि आपकी तैयारी का पता भी चल जाएगा आपको, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर सुनारी जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सुनारी सभ्यता स्थल कहाँ पर है, झुंझुनू। यहाँ पर लोहे युगीन अवशेष मिले, लोहे के साक्ष्य भी मिले सुनारी से, झुंझुनू से। लोहे की भट्टियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई। तो देखिए, यह लोहे युगीन सभ्यता थी। सुनारी जो झुंझुनू है ये कैसी सभ्यता थी, लोहे युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता स्थल झुंझुनू जिले के खेतरी से मिला है। यहाँ से लोहे की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, हमने पहले बताया कि लोहे की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोहे युगीन सभ्यता कौन सी थी, सुनारी झुंझुनू। यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से सर्वप्रथम लोहे का कटोरा भी प्राप्त हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से लोहे का कटोरा मिला है, प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुनारी झुंझुनू से। सेकंड क्वेश्चन आता है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा है उसकी बहुत अधिक संभावना है, क्यों, ये बताना है। यहाँ पर पहले कथनों को आपको सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर देना है। रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान में उपलब्ध है इसीलिए, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है इसीलिए, पशु उपलब्ध हैं इसीलिए, या सरसों की भूसी उपलब्ध है इसीलिए। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्यों, क्या कारण है इनमें से। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सरसों की भूसी उपलब्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में विलायती बबूल, चावल की भूसी, तिल और सरसों की तूड़ी आदि से निर्मित करके बायोमास गैस बनाई जाती है, जो कि राजस्थान में उपलब्ध है, ख्याल रखना। तो क्या क्या चाहिए बायोमास के लिए, विलायती बबूल भी मिल जाती है यहाँ पर, चावल की भूसी भी मिलती है, तिल और सरसों की तूड़ी आदि यहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसीलिए बायोमास जो गैस है, बायोमास, उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर संभावनाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनी ठड़ी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। ये बड़ी ठड़ी जो पेंटिंग शैली है राजस्थान के किस शहर से संबंधित है, ये बताना है यहाँ पर। बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, सांगानेर। तो जल्दी से कमेंट करना है आपको आंसर, ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही रहेगा। बड़ी ठड़ी पेंटिंग शैली ये कहाँ से प्राप्त हुई है, इसका संबंध किस शहर से है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा
जिस किसी का भी ऑप्शन किशनगढ़ आ रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बनी ठड़ी पैंट शहरी का संबंध किस शहर से है? किशनगढ़ से। तो बनी ठड़ी नामक जो चित्र की रचना है, इसकी रचना किसने की थी? निहाल चंद्र नामक कलाकार ने की थी। किशनगढ़ शैली में की। किशनगढ़ शैली में लघु चित्रों का निर्माण किया गया है। इस शैली का संरक्षण राजा सामंत सिंह ने दिया था। यानी किशनगढ़ शैली को संरक्षण किसने दिया था? सामंत सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और रचना किसने की थी? निहाल चंद्र। तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन कवर हुए ये भी देख लेना। लगभग आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चनों के अंदर 50 या 60 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। तो देखिए 24वां क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है मतीरे की राण के मध्य हुई। मतीरे की राण का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में रिपीट होता रहा है ये। IPSC फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, और जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो मतीरे की राण का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अमर सिंह, गज सिंह, अमर सिंह एवं राय सिंह, कर्ण सिंह एवं सूरज सिंह, कर्ण सिंह एवं अमर सिंह। यहाँ पर जल्दी से अब आपको अपना आंसर, करेक्ट आंसर देना है। ABCD कौन सा आंसर सही रहेगा यहाँ पर? मतीरे की राण का युद्ध किसके बीच लड़ा गया मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए ये हुआ था कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतीरे की राण का युद्ध एक युद्ध था जो कि नागौर के अमर सिंह, यानी नागौर के शासक कौन थे? अमर सिंह थे, और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य ये 1644 ईस्वी में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी तस्दीक पूछा सकती है। मतीरे की राण का युद्ध कब हुआ था? 1644 में। किसके मध्य हुआ था? अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य, नागौर और बीकानेर के मध्य। तो इस प्रकार से यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 2011 की जनगणना के आधार पर ये भी क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है, वो होगी 2026 में। देखिए यहाँ पर कथनों को समझना है पहले। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर जिले में है, या न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर जिले में है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है यहाँ पर। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर आपको पहचान करनी है कि जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, यानी गलत कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है। जनसंख्या से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ध्यान रखना, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अधिकांशतः घुमा फिरा के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं कथनों के अंतर्गत, इसलिए आपको कथनों पर ध्यान देना है और इसका आंसर कमेंट में जल्दी से जल्दी देना है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, ये यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है, कहाँ पर है? कोटा। कहाँ है ये? राजस्थान के कोटा जिले में है। न्यूनतम साक्षरता दर जालौर में पाई जाती है, ये भी सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर जिले में हुई, ये भी सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? ए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जयपुर में नहीं, कोटा में है। आइए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले, सबसे पहले आता है कोटा। कोटा में महिला साक्षरता की दर है 65.9%। उसके बाद जयपुर में 64%। तीसरा स्थान आता है झुंझुनू 61%। चौथा स्थान गंगानगर 59.7% और सीकर 58.2%। तो पहला स्थान किसका है? कोटा का, दूसरा जयपुर, तीसरा झुंझुनू, चौथा गंगानगर, पांचवा सीकर। कोटा में महिला साक्षरता दर कितनी है ये भी आपको ध्यान रख लेना है, 65.9% और जयपुर में 64%। अब न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले
तो सबसे कम महिला साक्षरता है तो वो राजस्थान के जालौर जिले में है, 38.5%। उसके बाद सिरोही 39.7%, जैसलमेर 39.7%, बाड़मेर 40.6% और प्रतापगढ़ 42.4%। ये 5 जिले न्यूनतम महिला साक्षरता वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेने हैं। तो जालौर की साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर 38.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? यही राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क दवा योजना है, ये कब प्रारंभ हुई थी ये बताना है यहाँ पर। 1 जनवरी 2013 में शुरू हुई थी ये योजना। 2 अक्टूबर 2011 में प्रारंभ की गई। सी 2 अक्टूबर 2012 में। डी 1 जनवरी 2012 में। कब शुरू की गई थी निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी मेरे प्यारे साथियों 2 अक्टूबर 2011 महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। 2011 में ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी निःशुल्क क्लासेज और टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ले सके। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है तो उसकी तैयारी के बारे में आपको कम समय बचा है तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहाँ पर यहाँ से अवश्य ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे इस क्लास से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या की तरफ पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2011 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत थे, उसके द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो निःशुल्क दवा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2 अक्टूबर 2011 महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्तौड़गढ़ के बैसुरगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का जो पठारी भाग है वो रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? चित्तौड़ के बैसुरगढ़ से और भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का जो पठारी भाग था वो रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था ये बताना यहाँ पर। मेरवाड़, राणावत, मगरा या उपरमाल। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है सटीक आंसर। तो देखिए किस किस का आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, हमको भी पता चले कि आपने कितना स्कोर किया है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए। तो देखिए यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर डी आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। परमाल का पठार बैसुरगढ़ और बिजौलिया के मध्य स्थल भूभाग था जिसको रियासत काल में उपरमाल का पठार कहते थे। तो देखिए उपरमाल चित्तौड़गढ़ के बैसुरगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड कोर IDCOR है तो रेड कोर की यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। रेड को और री को यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, इसका पूरा नाम बताना है आपको, यहाँ पर कौन सा सही है? राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ रेलवेज, रेल इंफॉर्मेशन डाउनलोड कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो रेड कोर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? जल्दी से कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा आंसर सही रहेगा, A, B, C या D? तो रेड कोर सारे के सारे मिलते जुलते से हैं, ये कंफ्यूज करने वाले हैं आपको, इसीलिए एक एक शब्द को आपको यहाँ पर ध्यान देना है तभी आंसर दे पाएंगे करेक्ट आंसर। रेड कोर की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जिस किसी का भी ऑप्शन डी आ रहा है वो राइट हो जाएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान।
ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान की जो स्थापना की गई थी वो अक्टूबर 2004 में हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। रेडकोर की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 2004 में। नेक्स्ट है नया सवेरा है। ये नए सवेरा क्या है ये बताना यहाँ पर। तम्बाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, या ये सभी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया सवेरा क्या है, और ये पूछा भी गया है कई बार, तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। हमारी सारी की सारी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर आपको निःशुल्क देखने को मिलेंगी। हमारी किस क्लासेज यूट्यूब पर ही निःशुल्क मिलती हैं, किसी ऐप पर हमारी क्लासेज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी जिसके पास पे टेस्ट सीरीज लेने का समय नहीं है, या इसके पास में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन सभी के लिए ये क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और उनसे बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए ये लाई गई हैं। तो देखिए, उससे भी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नया सवेरा जो कार्यक्रम है वो क्या है, तो ये डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वो राइट रहेगा। देखिए, राज्य को नशा मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा नया सवेरा नाम से एक नई योजना लेकर आई है। भारत सरकार की वर्तमान NDPS की घोषित नीति के अनुसार मार्च 2015 के बाद डोडा पोस्ट की बिक्री पूर्णतः बंद हो जाएगी। परमिट आधारित मांग पर डोडा पोस्ट 7 बिक्री की अनुमति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध महिला नृत्यांगना कौन है ये बताना है यहाँ पर। इनमें से मीराबाई है, मांगी बाई है, ताराबाई है, या फल्गूबाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा पूछा ही जाता है क्वेश्चन तेरह ताली नृत्य से। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना है, तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न से किस महिला से है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर BS पॉलिटी जी के ट्रिक के नाम से। साथ साथ हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, विश्वेंद्र जी के पॉइंट टेलीग्राम चैनल है हमारा। वहाँ पर आपको हमारी PDF वगैरह सारी जानकारी और महत्वपूर्ण फैक्ट समय समय पर मिलते रहते। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, विश्वेंद्र जी के पॉइंट के नाम से। तो इसका आंसर जिस किसी का भी आंसर राइट आ रहा है, मांगी बाई ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये तेरह ताली नृत्य है वो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, जो कि बैठकर किया जाता है। तो ऐसा नृत्य लोक नृत्य जो कि बैठकर किया जाता है तो वो कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। और यह राजस्थान की कांवड़ जाति का अनोखा नृत्य है। यह नृत्य ऐसा है जो कि बैठकर किया जाता है, यानी एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो है तेरह ताली नृत्य। और कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है, यानी बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोपीनाथ मुंडे। यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित कौन है? जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोपीनाथ मुंडे। तो कौन इसका आंसर जल्दी से जल्दी देता देखिए। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध किससे? बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी, ध्यान रखना, बागड़ का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भोगीलाल पांड्या। ये क्वेश्चन यही बनता है इनका जन्म बांसवाड़ा में हुआ। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे हैं, पूछा जा सकता है जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि उनका जन्म स्थान क्या है।
तो भोगीलाल पांडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। इन्होंने हरिजन सेवक समिति की स्थापना की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ पर। हरिजन सेवक समिति की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडा ने। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडा ने। एवं पाठशाला की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज थॉमस के बारे में यहाँ पर बताना है, कथनों की पहचान करनी है। ये आयरलैंड के निवासी थे। ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव का अंग्रेजी कमांडर था। इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है यहाँ पर, 1, 2 या 3, बी 1 या 2, सी 1 या 3, डी 3। तो जल्दी से कमेंट करना है आपको आंसर, जॉर्ज थॉमस के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा आंसर, ये आयरलैंड के निवासी थे। इनका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3, सी वाला आंसर है वो राइट रहेगा। देखिए राजपूताना जो शब्द है उसका सर्वप्रथम लिखित प्रमाण सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? यानी दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर G.N. शर्मा ने, G.H. ओझा ने, दशरथ शर्मा ने, या B.N. लीव ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में, पुस्तकें पूछी जाती हैं। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, यहाँ पर सही हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए दशरथ शर्मा 1903, चूरू राजस्थान 1976, यहीं चूरू जिले से इनका संबंध था। कहाँ थे चूरू के, 1903 में जन्म हुआ, 1976 तक ये जीवित रहे। एक भारतवेद एवं भारत के राजस्थान क्षेत्र के इतिहास पर जाने माने विद्वान थे। ये भाष्याचार्य हरनामत दत्त शास्त्री के पौत्र तथा वाचस्पति विद्याधर शास्त्री के अनुज थे। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, यहाँ पर ये बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे कालीबंगा सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता या आर्य सभ्यता? राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, यहाँ पर ये बताना है। यह आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये गलत किया तो आपकी तैयारी का जो स्तर है वो नॉर्मल ही रहेगा, ध्यान रखना। जो विद्यार्थी इसका आंसर नहीं दे पाया वो कुछ भी नहीं है, उसकी तैयारी इसका मतलब कमज़ोर चल रही है। तो अपनी तैयारी को अधिक से अधिक बेहतर बनाएं। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है? तो कालीबंगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। जिस किसी का भी आंसर ए आ रहा है सही रहेगा। देखिए कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी यानी वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जो काल है वो कांस्ययुगीन काल यानी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। ये भी आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। इसके उत्खननकर्ता 1961 से 69 तक बीबी लाल और बी के थापा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था।
अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का एकीकरण से पहले का नाम क्या था? राज दरबार, राजपूताना, रजवाड़ा प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण से पहले नाम क्या था, ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। राजस्थान का एकीकरण से पहले नाम क्या था? ये राजस्थान का जब एकीकरण नहीं हुआ उससे पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो जल्दी से कमेंट कर देना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, राजपूताना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। इसके एकीकरण में 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का समय लगा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का एकीकरण कितने दिनों में हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़ उदयपुर थी। राजस्थान का एकीकरण से पहले का जो नाम है वो राजपूताना था, और एकीकरण के बाद क्या पड़ा? राजस्थान। उनतीस नियम किस संप्रदाय के हैं? जाट संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना है इसका। और ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। 29 नियम किस संप्रदाय के हैं? तो देखिए जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन बी सही रहेगा। 29 नियम का मतलब है 20 और 9, 20 20 और नोई यानी 9, बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई अथवा बिश्नोई उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्यावरण प्रेमी पंथ यानी संप्रदाय है। इस पंथ के संस्थापक जम्बोजी महाराज यानी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जम्बोजी माने जाते हैं। जाम्बोजी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवा वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की? अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा मनसबदारी प्राप्त करने वाला कछवा वंशीय शासक कौन सा है? राम सिंह, राजा मान सिंह प्रथम, माधो सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। जल्दी से कमेंट में आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए आंसर आने लगे हैं, किसके आंसर आ रहे हैं देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जिस किसी का भी ऑप्शन बी आ रहा है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राजा मान सिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और मान सिंह को सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के संधि की वार्ता के लिए जो दूत भेजे थे उसमें भी इसको भेजा था, और महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व भी मान सिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट देखिए, राजा मान सिंह आमेर के कछवा राजपूत राजा थे, उन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा भगवंत दास के पुत्र थे, वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल के निर्माण करवाया, जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की थी अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में कहाँ पर की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1953 में कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर या बीकानेर। जल्दी से कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जिस किसी ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाई माधोपुर में 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। जयपुर उद्योग लिमिटेड के द्वारा सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना हुई 1953 में। यह राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है, पहला लाखेरी बूंदी में
लाखेरी बूंदी, जो कि 1913 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। पाना, मांडड़ा, फड़, साझी। जल्दी से कमेंट में आंसर देना है इसका मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में कागज पर चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। पाना, मांडड़ा, फड़ या साझी। किस किस का आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट देखते हैं। राजस्थान में कागज पर उकेरे गए चित्रों को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पाना। ऑप्शन ए जिस किसी ने भी आंसर दिया है वो सही हो जाएगा। कागज पर उकेरे गए चित्रों को पाना। कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको फड़। साझी, जो गोबर के द्वारा बनाई जाती है दीवारों पर उनको साझी कहा जाता है। कागज पर निर्मित चित्र को पाना कहा जाता है। कागज पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र जो शुभ समृद्ध और प्रसन्नता के द्योतक होते हैं। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। ध्यान रखना, किसके पाने सबसे प्रसिद्ध हैं, श्रीनाथ जी के, जिन पर 24 श्रृंगारों का चित्र पाया जाता है। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था। जगत गोसाई, मानबाई, हरकाबाई, इनमें से कोई नहीं। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। जल्दी से कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था। तो किस किस ने इसका आंसर राइट दिया है देखते हैं। जोधाबाई का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, हरकाबाई मिलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जोधाबाई का वास्तविक नाम था हरकाबाई। देखिए, जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी। अकबर की कौन सी पत्नी थी, तीसरे नंबर की पत्नी थी। मुस्लिम साहित्य में जोधाबाई का जो नाम है वो मरियम जमानी बेगम मिलता है। मरियम उज़्ज़मानी बेगम। जोधाबाई का नाम क्या मिलता है मुस्लिम साहित्य में, मरियम उज़्ज़मानी बेगम। वास्तविक नाम हरकाबाई। जोधाबाई आमेर के राजा बहरमल की सबसे बड़ी पुत्री थी। सम्राट अकबर से उनका विवाह 1662 में हुआ। अकबर और जोधाबाई का विवाह कब हुआ था, 1562 में। जोधाबाई अकबर की प्रथम राजपूत पत्नी थी। वह मुगल सम्राट अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की माता भी थी। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।